बहुत संक्षेप में अपनी कला यात्रा के बारे में पहले बोलती हूँ। मैं बचपन से ही अपनी चीज़ों में खोए रहना, बस ये रहता था कि क्लास में फर्स्ट आ जाओ तो मेरे फादर कुछ नहीं बोलेंगे, ये मुझे पता था। तो पढ़ाई लिखाई में सब कुछ अच्छा होने के बावजूद मेरा रुझान, जैसे कोई टीचर क्लास में जो भी पढ़ा रहा और मुझे अच्छा नहीं लगता था तो हम उनके कॉपी में लगते थे ड्राइंग बनाने या कुछ लिखने। तो वो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट था मेरा। टीचर्स को पता नहीं चलता था आप बच्चे शैतान होते, मैं भी इस तरह की शैतानियाँ करती थी। मैं हॉस्टल में रह के पढ़ी हूँ। मैं एक बहुत छोटी जगह से आती हूँ, तमकुही, जो कुशीनगर का एक छोटा सा कस्बा है, शहर भी नहीं है। पर मेरे माता पिता बहुत पढ़े लिखे थे। मेरे नाना नानी, मेरी नानी देहरादून के वेलम स्कूल में पढ़ी थी। परिवार में एक चीज़ शुरू से ही समझा दिया गया था कि पढ़ाई के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। मतलब फर्स्ट आना है तो फर्स्ट ही आना है, सेकंड की कोई गुंजाइश नहीं है। मेरे फादर और किसी चीज़ के लिए कभी कुछ नहीं बोलते थे, बोलते रिपोर्ट कार्ड दिखा दो। मेरे फादर प्रोग्रेसिव व्यक्ति थे। वो ये कहते थे कि मेरे लिए मेरे लड़के और लड़की में कोई फ़र्क नहीं है, सबको अपने पैर पे खड़े होना है। मैं चाहता हूँ कि मेरी हर लड़की इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो। आर्ट को उस समय मैंने कभी भी प्रोफेशन की तरह से नहीं देखा, पर करते रहे। और गर्मी की छुट्टी पे जाते ही फैब्रिक, कपड़े, कागज, रंग, ये सब अपने फादर को एक लिस्ट दे देते थे कि मुझे ये चीज़ें चाहिए। वो आ जाती थी और फिर हम लोग जो अपनी गर्मी की छुट्टियों में, उस समय टीवी भी नहीं था, तो इस तरह की चीज़ें थी, पर वो डॉर्मेंट थी। कोई बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैंने काम नहीं किया था। ड्राइंग हैंड बहुत अच्छा था। फिर मैं साइंस की स्टूडेंट थी, जिसका कॉम्बिनेशन बॉटनी, जूलॉजी और केमिस्ट्री हो, उसकी ड्राइंग हैंड वैसे ही अच्छी होगी। उसको स्लाइड बनाना होगा, उसको डायग्राम बनाना होगा, उसको लेबल करना होगा, खटाखट सब कुछ करना होगा। तो वो एक उसकी डिसिप्लिन थी मेरे अंदर। पर हमेशा मेरा बहुत मन करता था आर्ट करने का। उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि मैंने मास्टर्स किया, तुरंत मुझे जॉब मिल गई। मैंने अपना कैरियर जब स्टार्ट किया तो मैं एक जूनियर रिसर्च फेलो बनी। एक हम लोग का एमए के बाद एक स्कॉलरशिप होती थी यूजीसी की, और उसमें मुझे एक एडवांस स्टडी सेंटर में काम करने का मौका मिला। पहले जूनियर रिसर्च फेलो बने, फिर मैं लेक्चरर बनी, और उसके बीच में कोई एक दिन का भी गैप नहीं है। जिस दिन अपॉइंटमेंट हुआ जाके ज्वाइन कर लिया। उसके बाद सिविल सर्विसेज दिया, वो भी हो गया। फिर एक यात्रा चल पड़ी। तो जब आपको लगता है कि व्हाट नेक्स्ट, उस समय मेरी पोस्टिंग कलकत्ता में थी। मैंने गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के बहुत सीनियर आर्टिस्ट से फिर वैसे काम सीखा जैसे एक गुरु अपने शिष्य को सिखाता है, क्योंकि मेरे पास फुल टाइम जॉब था। तो मैंने ऐसे काम सीखा और 5 साल लगातार बहुत कड़ी मेहनत से मैंने अपने को साधा। क्योंकि मेरे टीचर इतने हार्ड टास्क मास्टर थे, तो उनका ये था कि जो भी आप करोगे उसमें परफेक्शन की हद तक आपकी ड्राइंग ठीक होनी चाहिए। ऐसे करते करते जब थोड़ा समय निकल गया तो वही मेरा पोर्टफोलियो लेकर गए और उन्होंने बिरला एकेडमी में दिखाया और कहा कि ये मेरी स्टूडेंट है, मैं उसका एक सोलो के बारे में सोच रहा हूँ। 95 में मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एज अ प्रोफेशनल आर्टिस्ट। वो एग्जीबिशन मदर टेरेसा ने इनॉग्रेट किया था, वो चैरिटी के लिए था। शायद कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बना कि सारे काम वाम निकल गए, तो एक उत्साह मेरे अंदर आ गया। और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा सीरियसली आर्ट को परस्यू करने लगी। 5 साल की ट्रेनिंग के बाद मेरा ट्रांसफ़र कलकत्ता से दिल्ली हो गया, और पिछले 25 सालों से इधर उधर बीच बीच में एक आध पोस्टिंग हुई होगी, मगर मेरा ज़्यादा समय दिल्ली में बीता है। इस पूरी यात्रा में मेरे ये 36वां पड़ाव है। 36वां एक प्रदर्शनी करके अपनी शायद ज़मीन के नीचे 1 इंच जगह अपने लिए थोड़ी सी बनाई है।
तो ये एक साधना ही है और बिना किसी जुनून के कोई साधना हो नहीं सकती। तो एक सबका कोई ना कोई जुनून होता है, मेरा आर्ट और पोइट्री था और है भी। तो इस तरीके से इस मुकाम तक पहुँचे हैं कि बिरला एकेडमी से चलते हुए बिहार म्यूजियम तक, देखिए दोनों अक्षर बी से स्टार्ट होते हैं। बिरला एकेडमी से बिहार म्यूजियम तक की ये मेरी यात्रा है और इंडिया के बाहर भी बहुत सारे म्यूजियम्स में मेरा सोलो हो चुका है। ग्रीस में हो चुका है, टोरंटो के मिसिसागा में हो चुका है। अपने देश में अगर आप किसी बड़े मुकाम मतलब बड़ी जगह पर अपने एग्जीबिशन को ला पाते हैं तो यात्रा जितनी थी उसकी सारी थकान मिट जाती है। मैंने अपने सरफेस को चेंज किया है, अपने मीडियम को चेंज किया है, अपने ईडियम्स को चेंज किया है, हर चीज़ चेंज किया है इसमें। और फिर मुझे बहुत एब्स्ट्रैक्ट करने के बाद लोग चाहते हैं एब्स्ट्रैक्ट के काम के साथ ये हमेशा कहते रहे कि एब्स्ट्रैक्ट हम देखना नहीं चाहते, उसमें क्या है, केवल कलर है, या लोग उससे रिलेट नहीं कर पाते हैं। तो मुझे लगा कि एक पॉज करके सोचने की ज़रूरत है कि मैं आर्टिस्ट कम्युनिटी की बात नहीं कर रही हूँ। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट का काम देखते ही हैं, कवि दूसरे कवि तो दूसरे कवि की कविता सुन ही लेते हैं। तो ऐसा हमने क्या किया है कि पूरी जनता को हम जोड़ नहीं पाते अपने साथ। क्यों बाकी लोग कविता नहीं सुनते, या जो कलाकार नहीं हैं, जीवन से जुड़े हुए लोग हैं, और कला भी जीवन से अगर जुड़ी हुई है तो लोग उसको देखने क्यों नहीं आते हैं, या देखते हैं तो उसके साथ कोई समय थोड़ी देर के लिए भी रुकते क्यों नहीं है पेंटिंग के सामने। देश में कला बहुत पहले से थी, पर वो जन जन से जुड़ी हुई थी, जन जन से इस तरीके से जुड़ी हुई थी कि हर घर में कोई ना कोई महिलाएं खास करके कुछ ना कुछ बना रही होती हैं, चाहे वो बेत से बनाए, चाहे धागे से बनाए, चाहे कपड़े पे बनाए। ये कलाएं तो हमेशा से थी और हमारे कल्चर का हिस्सा नहीं है। तो कुछ इस तरह से वापस लौटा जाए कि लोगों का ध्यान, जैसे मैं कहती हूँ मैंने कैनवस पे पेंट नहीं किया है, मैंने जन कला से इसको जोड़ा है। छापा कला हमारे बहुत प्राचीनतम कलाओं में से है, जिसमें ब्लॉक प्रिंटिंग होती थी। मशीन जब नहीं थे तो ठप्पा बनाकर ही उसको ठप्पे से करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने कहा कि मैं इन चीज़ों को अगर यूज़ करूँ तो शायद हम लोग वापस लोगों को अपनी कला से जोड़ पाएंगे। एक बहुत बड़ी मुगालता आर्टिस्ट को होती है कि जो हम कर रहे हैं कंटेम्प्रेरी क्वालिटी का है, क्राफ्ट जो है, जो हमारा स्किल्ड वर्क है, वो आर्ट है ही नहीं। तो इन सारी चीज़ों को मैं तोड़ना चाहती थी। ये सारे जो मिथ्स या माइंडसेट्स हैं उनको तोड़ने के लिए मैंने कहा कि मैं कला को, जो कंटेम्प्रेरी आर्ट है, उसको वापस अपने क्राफ्ट के पास ले जाती हूँ। दोनों को ब्लेंड करके देखती हूँ कि शायद क्या कोई बात बन सकती है। तो अब तक 2 एग्जीबिशन इसकी हो चुकी है, या जिन लोगों के पास ये किताब पहुंची है प्रिंटेबल फॉर्म में भी, पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोगों ने देखा और मेरे काम के प्रति उनका जो रिएक्शन है वो अद्भुत है। मैं केवल अपने काम को, अपने पुराने काम को और इस काम को कंपेयर कर सकती हूँ, मैं किसी से अपने को कंपेयर नहीं कर रही हूँ। तो मुझे लगा कि शायद अगर मैं जीवन से जुड़े हुए, आप समझिए रामचरितमानस, रामायण, महाभारत की कहानियाँ कभी भी पुरानी क्यों नहीं होती। लोग उनसे इतना जुड़ जाते हैं कि उनको हर चीज़ वो लगता है कि ऐसा ही हुआ होगा। तो जब तक हम जन तक अपनी कला को नहीं पहुंचाएंगे, चाहे जैसे भी हम उनको लुभाएं, तभी वो हमसे जुड़ेंगे। और तभी एक मास मूवमेंट की तरह लोग जाके चाहे 1 रुपए का एक प्रिंट ही खरीदें, एक मैग्नेट ही खरीदें, तो इस तरीके से कला घर घर पहुंचेगी। मैंने कुछ ऐसी चीज़ें भी बनाई हैं ताकि एक चाहे छोटा सा कार्ड है वो कोई ले जाएगा तो एक ड्राइंग ही उसको मिलेगी, ताकि वो ध्यान उसको रहे कि इस एग्जीबिशन में गए थे, वहाँ पे हमने ऐसी एक ड्राइंग देखी थी, या उसका एक मैग्नेट हो। तो जब तक हम इन चीज़ों से लोगों को नहीं जोड़ेंगे, कला घर घर तक नहीं पहुँचेगी। ये सबसे बड़ी समस्या है। इस देश में ना कलाकारों की कमी है, ना कवियों की कमी है, ना लेखकों की कमी है, ना परफॉर्म करने वाले आर्टिस्ट की कमी है। बहुत काबिल लोगों का ये देश है, पर हम जन से नहीं जुड़े हैं। तो ये मेरा एक छोटा प्रयास है कि मैं किसी तरीके से लोगों को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें इन्वॉल्व करूं। संगीता जी ने अपनी जर्नी के बारे में आपको कुछ बताया, तो मैं अब एग्जीबिशन के बारे में ज़्यादा बात करूँगी।
आई होप कि आप लोग में से कुछ तो इसको देख ही पाए होंगे, लेकिन इसको देखने के लिए समय और ध्यान दोनों लगाने की ज़रूरत है, क्योंकि हर काम में कुछ पीछे कहानी, कुछ बात लिखी हुई है। कहानी की कहानी या इस प्रोजेक्ट की खासियत क्या है? ये बहुत से डिफरेंट एस्पेक्ट्स को इकट्ठा करता है। देखिए, सबसे पहले हैंड स्पन खादी जो इन्होंने खुद बुनवाई, उसमें कॉटन ग्रोअर्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ, जिन्होंने उसको बुना उनका इन्वॉल्वमेंट हुआ, और फिर उस कॉटन को इंडिगो में डाई किया। तो इंडिगो में भी प्लांट है, प्लांट का कलर निकाला गया, उसमें वर्क को डाई किया गया, और उसके बाद इन्होंने उसमें प्रिंटिंग की, डाबू यूज़ किया, मड रेजिस्टेंस टेक्निक, और अपने ब्रश और कलम से उसमें और रंग डाला। रंग का मतलब सिर्फ रंग नहीं, उसमें जान डाली, उसमें स्टोरी डाली, और फिर उसको उन्होंने अपनी हैंड राइटिंग में, कैलीग्राफी में, अपने शास्त्रों से टेक्स्ट लेके, अपनी कविताओं के कुछ पंक्तियां लेकर उनको एलैबोरेट किया, उनको हमें समझाने की कोशिश की। तो मुझे लगता है एक तो ये सब, फिर उसके बाद जो इन्होंने बात की जनता से जुड़ने के लिए, हमारा कल्चर हमेशा लिविंग कल्चर रहा है। हमने कभी भी अपने कल्चर को हाई कल्चर नहीं बोला। देखिए, बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, नॉर्थ में दशहरा, दिवाली, हर त्योहार में परफॉर्मेंस भी होती है और कॉस्ट्यूम्स भी होते हैं। केरला में देखिए कितने ज़्यादा कथकली परफॉर्मेंसेस होती हैं, तो उसमें परफॉर्मेंस आर्ट सब जुड़ा होता है। तो आर्ट, क्राफ्ट, परफॉर्मेंस, विजुअल आर्ट, डिज़ाइन, ये सब इंटेग्रल होते हैं। इनको हम अगर सेपरेट करके करेंगे तो हम अपने लिविंग कल्चर की जो जान है, जो उसकी आत्मा है, उसको हम धीरे धीरे ख़त्म कर देंगे। तो मेरे को लगता है कि ये एग्जीबिशन हमें इस तरफ इंडिकेट करती है, पॉइंट करती है कि हमें अपनी जो कल्चर है, जो हमारी धरोहर है, हमारी जो हेरिटेज है, उसको हम नए नज़रिए से, नए तरीके से, नए व्यू पॉइंट से देखें। और सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि इन्होंने ये काम रतेलिया गांव में, राजस्थान में, और एक जगह से कपड़ा बनवाया और फिर राजस्थान में क्राफ्ट्समैन के साथ बैठ के प्रिंटिंग का काम किया, पेंटिंग का काम किया। तो आर्ट और कल्चर, आर्ट और क्राफ्ट, फोक एंड कंटेम्प्रेरी, सो कॉल्ड कंटेम्प्रेरी, बिकॉज ये जो फोक आर्टिस्ट हैं वो भी कंटेम्प्रेरी हैं, वो भी आज ही बना रहे हैं, लिविंग आर्टिस्ट हैं, लेकिन हम उनको रेलेगेट कर देते हैं, ये ट्रेडिशनल हैं। नहीं, वो भी लिविंग कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं। सो ये दो ग्रुप्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे, शेयर प्लेटफॉर्म, इक्वल रिस्पेक्ट से प्रेजेंट किया गया है, जो बहुत बड़ी बात है। बिकॉज हमारे बहुत से ऐसे कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट हैं जो फोक आर्टिस्ट के साथ काम करते हैं, लेकिन जब वो काम अपना दिखाते हैं तो उन फोक आर्टिस्ट का कहीं नाम नहीं होता, और जो उनसे उनको प्रॉफिट या पैसा मिलता है उसमें उनका एक छोटा सा हिस्सा मिलता है, पूरा नहीं मिलता। तो ये पहली बार है कि सारे आर्टिस्ट इकट्ठे मिलके एक कंटेम्प्रेरी एंड इंटरनेशनल लेवल की म्यूजियम में इनका काम दिखाया जा रहा है। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब एक और इन्होंने कमाल किया इस एग्जीबिशन में, शिवा को लेके आए, हमारी संस्कृति को लेके आए, हमारी स्पिरिचुअलिटी को लेके आए। और शिवा की क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, सबसे पहले इन्होंने क्या किया, शी इज बीन एन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट, एब्स्ट्रैक्ट में काम करते थे, उसको इन्होंने एक फॉर्म में लाने की कोशिश की। जैसे कि आप ये देखेंगे, इसमें लिंग भी है, योनि भी है, इसमें त्रिशूल भी है, आप देखना चाहो तो नदी, पानी, पंचतंत्र भी देख सकते हैं। डिपेंड्स ऑन आप इन कामों में क्या ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ पाते हो। तो काम ध्यान से देखो तो आपको शिव जी की पूरी कहानी, वहाँ उनकी जो फिलॉसफी है वो पूरी उसमें आपको झलक दिखाई देगी। मुझे लगता है कि इस एग्जीबिशन में इतनी डिफरेंट स्ट्रीम्स और जो
फीचर्स हैं वो इकट्ठे असिमिलेट किए हैं और बड़े कोहिसिव तरीके से किए हैं। वो अलग अलग नहीं लग रहे। ये नहीं लगता ये काम फोक आर्ट है, ये कंटेम्प्रेरी है, ये पेंटिंग है, ये हैंडवर्क है, ये सब कुछ एक ही है और इतना अच्छी तरह इन्होंने उसको दिखाया है। आई रियली रिकमेंड कि आप देखिए के आइए। और देखने के सिवा जो वहाँ कैप्शंस लगी हुई हैं, बड़ी मेहनत से बहुत लोगों ने रिसर्च करके उन कामों के बारे में, उसमें जो फिलॉसफी है, शिव जी के बारे में सारी कहानी लिखी है, कैसे उसको एग्जीबिशन में रिलेट किया है वो सब है। ज्योमेट्रिक पैटर्न्स कैसे लगाए हैं आप देखेंगे। इसमें कहीं पर आपको स्नेक दिखाई देगा, कहीं त्रिशूल। तो ये सब जो बातें हैं उनका क्या महत्व है, ये अगर आप कैप्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको वो भी समझ आएंगी। तो मुझे लगता है ये एग्जीबिशन ऐसी है, थीमेटिक है, डिफरेंट स्ट्रीम्स को एक ही प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे लाती है। तो इसको देखने से आपको बहुत अच्छा लगेगा। संगीता जी और अंजलि जी और हमारी सुषमा जी, इन लोगों के विजन से ये प्रदर्शनी हुई है। सबसे पहले आप सोचेंगे कि मैं इस प्रदर्शनी में क्या कर रही हूँ। कि पहले मैं आपको एक छोटा सा, जो बहुत लोगों ने पढ़ा होगा लेकिन शायद एक बार मैं फिर दोहरा देती हूँ। ये हमारे विष्णु धर्मोत्तर पुराण का है कि मार्कंडेय और वज्र से के बीच में वार्तालाप हो रही है। पेंटिंग सीखना, स्कल्पचर सीखना चाह रहे हैं तो स्कल्पटिंग के लिए वो जब जाते हैं तो उनसे पूछा जाता है, हमारे मार्कंडेय सेज पूछते हैं कि भैया आपको नृत्य का कुछ ज्ञान व्यान है? तो इसे बिल्कुल नहीं है। तो अगर आपको ज्ञान ही नहीं है नृत्य का या पेंटिंग का ज्ञान है तो नहीं, तो फिर पेंटिंग सीखिए। जब पेंटिंग करने जाते हैं तो आपको नृत्य का ज्ञान व्यान है तो नहीं, तो आप पहले जाकर के नृत्य सीखिए। जब आप नृत्य सीखने जाते हैं तो क्या आपको संगीत का ज्ञान है? तो जब वो कहते नहीं तो आप संगीत सीखिए। इस तरह से इसका क्या मतलब है कि जो भी हमारी कलाएं हैं वो स्टैंड अलोन नहीं है, वो एक दूसरे में शामिल होती हैं, वो एक दूसरे के बगैर अपूर्व है। हमारी 5 उंगलियां के साथ ही एक हाथ बनता है, एक इंसान पूरी होती है कि हमारे शरीर के सभी अंग हो। तो उसी तरह से संगीत, नृत्य, साहित्य, दर्शन शास्त्र, मूर्ति कला हो या चित्रकला हो, सभी एक दूसरे में जुड़े हुए हैं। और इसी कारण मैं भी साथ हूँ, क्योंकि मैं भी एक चित्रकार हूँ। मैंने भी चित्र कल बनाई, आपके सामने बनाई, लेकिन मेरा कैनवस, इनका कैनवस था खादी। इस बार खादी, इनका कैनवस, इन्होंने क्या रंग डाला? इंडिगो, नीला एकदम। मेरा क्या कैनवस था? मेरा था ये पूरा वातावरण। पेंट ब्रश कौन सी थी? मेरा शरीर। और क्या डाला? भाव, क्योंकि मैंने कलर किया उस इमोशन से। वो एक तत्व को, शिव जी को लेकर के, उनके गिर्द गिर्द जो इमोशंस है उसको लेकर के वो। तो ये देखें कि किस तरह से हम लोग सभी कलाकार हैं। आप भी कलाकार हैं, जो यहाँ लेखक है वो भी कलाकार हैं और वो भी चित्रकारी कर रहे हैं, वो भी चित्रकारी अपने कलम द्वात के द्वारा कर रहे हैं। अब मैं आती हूँ कि जब हम लोग कह रहे हैं एब्स्ट्रैक्ट वर्क, एब्स्ट्रैक्ट वर्क क्या है? एब्स्ट्रैक्शन तो हम लोग जितने भी फॉर्मलेसनेस से तो हम फॉर्म में आए हैं, फॉर्म से फॉर्मलेसनेस में जाते हैं। और यही फॉर्मलेस बिन आकार के आकार और फिर बिना एकदम निराकार हो जाते हैं। वो पूरा एक शून्य बन जाता है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। कुछ भी निकालिए, वो उसमें आपको सब कुछ है, लेकिन वहाँ उसमें भाव, रस, उसको
उसमें हर चीज़ में भाव और रस है। कुछ भी भाव और रस के बगैर नहीं है। हर चीज़ में भाव है और वो भाव और रस पैदा करना हम सभी का है। हर एक रंग, नीला भी बहुत कुछ कहता है। उस नील में एक बात है, उस शिव जी जिसके प्रतीक है, और उस शिव जी के आकार में जो मैंने पूर्ण बात की, तो वो संपूर्णता भी है और एक दूसरे में जुड़ा है। ये रस और नीरस, आकार और निराकार, ये हमारे जीवन की ऑनगोइंग कंटिन्यूम है। यही ओम की तरह कि हम आते हैं, अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है, डिज़ायर्स है, एस्पिरेशंस है, और वापस हम उस कंटिन्यूम में चले जाते हैं। शुरुआत भी हम उस व्योम के, उस शून्य, उस नील शून्य के व्योम से हम कर रहे हैं। ओम के जिसको हम नाद कहते हैं, उस नाद से हमारी आकृति बनती है, वहाँ से हम आ रहे हैं और फिर वही पूरा एक सर्कल लेकर के वापस उस शून्य में मिल जाते हैं। और ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि संगीता ने एक ऐसे डीप फिलॉसफी को लेकर, बहुत ही गहरी फिलॉसफी को लेकर के उन्होंने सब्जेक्ट बनाया। और नीला जो है, हमारे नीला कोटि जो के आंदोलन से जो यहाँ पूरी एक आंदोलन ही शुरू हुई है, बिहार राज्य से बहुत ही जुड़ा हुआ है ये शब्द नील और नील की प्लांटेशन। और जो शिव जी का भी रंग है, व्योम का भी रंग है, और उसमें कई रंग समाते हैं, डिफरेंट वाइब्रेशंस हैं। उस वाइब्रेशंस, अलग अलग वाइब्रेशंस को समझना, उनकी फ्रीक्वेंसीज अलग है, उसको समझना और उसमें से वो मतलब निकालना हमारा काम है, हर एक का काम है। तो एब्स्ट्रैक्शन में भी मतलब है, एक मायने है, एक मैसेज है। वो मैसेज हम सबको अपने लिए निकालना है कि किस तरह से वो हमसे बात कर रही है और हम किस तरह से उसको ग्रहण कर रहे हैं। साथ ही साथ शिव जी की फिलॉसफी बहुत कुछ कहती है, लेकिन उसमें मनन करने का काम और हम सबको उस पर और आगे बढ़ने का काम हम सभी का उत्तरदायित्व बनता है। और जहाँ तक जन तक जाने की सवाल है, ये कला जन जन तक जाए, ये जन के में से ही जन्मा है, जन से अलग नहीं था और नहीं है। वो जन से ही जन्मा है और यही से आया है, और इसी को हम एक सिर्फ खूबसूरती के साथ परोस करके वापस आपको दिखा रहे हैं, दैट्स ऑल। लेकिन हम सबको, ये हमारी कला है, हमारे घर की कला है, हमारे रोज़मर्रे की कला है। हम लोग खुद ही अपने घर में ही अलग अलग, हर घर में हर महिला रोज़ ना रोज़ कुछ ना कुछ कलाएं करती हैं, वो जाने या अनजाने में, लेकिन वो कलाकार हैं। या तो अपने खाना बनाने में या चित्रकारी जिस तरह से करती हैं, वो हर चीज़ में कला करती हैं, पेड़ पौधे में, हर चीज़ में। तो वो ये हम जो जन से और जन जन से संबंध रखना, वो आप और हम लोग, वी आर ऑल सोशल एनिमल्स, वी लिव विद ईच अदर, वी इंटरैक्ट विद ईच अदर, और वह उसी को, उस तार को जोड़ना हम सभी का काम है। और मैं चाहूँगी कि सभी लोग इस प्रदर्शनी को देखें, क्योंकि बहुत ही इसमें गहरी बात कही गई है, और जितने भी कलाएं हैं वो हमारे जीवन का एक अंग है। उसको ज़रूर उसको जीवन में अपनाइए। और कोविड के 2 सालों ने देखा है कि सभी लोगों के घर अंदर, हर एक व्यक्ति के अंदर छिपे हुए कलाकार को उभारा है। तो वो उसका छिपे हुए कलाकार को जो कोविड के लॉकडाउन पीरियड में उभारा है, वो ज़रूर उसको बरकरार रखिए, उस नज़र को बरकरार रखिए। सीरियस पेंटिंग जो सीखना शुरू किया
वो 1989 से जब मेरी कलकत्ता में पोस्टिंग की तो गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ आर्ट के सनत कुमार रे आर्टिस्ट थे, उनसे मैंने गुरु शिष्य परंपरा में सीखा और उन्होंने मुझसे एक कड़े हेड मास्टर की तरह, वो मारा नहीं मतलब स्केल से, उस तरह से इतनी कड़ाई के साथ वो मेरे साथ पेश आया। उनका कहना था कि जब तक ड्राइंग परफेक्ट नहीं होगा, अगर पर्दे का एक फोल्ड है तो वो लाइन भी एकदम सही नहीं बनेगा, तब तक आप ऑयल की तरफ मत जाइए। मेरा बड़ा मन था कि मैं सीधे ऑयल सीखूं, क्योंकि हम लोग ड्राइंग तो कर लेते हैं, पेंसिल से काम कर लेते हैं, थोड़ा बहुत वाटर कलर कर लेते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, ये अनलर्न करके आपको फिर से एक नई वो। तो पहले तो उन्होंने कहा कि चूंकि आप ब्यूरोक्रेट हैं, आपके पास टाइम नहीं है और आप मेरी बात शायद उतना ना ध्यान दें, तो मैं ऐसे स्टूडेंट को नहीं सिखाता। कहा क्यों? बोले आप टाइम नहीं देगी और उसके बाद कुछ दिन सीख के आपका शौक खत्म हो जाएगा। तो मैंने कहा नहीं सर, ऐसा नहीं है। बड़े मुश्किल से वो तैयार हुए थे मुझे सिखाने के लिए। तो उन दिनों को काम अपने डिस्प्ले में नहीं दिया? नहीं, तो ये मेरा रेट्रोस्पेक्टिव नहीं है। अच्छा, मेरा तो एक सीरीज है आदि योगी शिव, अ जर्नी इन कॉस्मिक इंडिगो। मेरा रेट्रोस्पेक्टिव हो चुका है, 2017 में प्रेसिडेंट हाउस में हुआ था, जिसमें मेरे 100 काम 95 से लेकर 2017 तक जो मैंने काम किया था उसके 100 काम चुने हुए राष्ट्रपति भवन में लगाया गया था। और थोड़े बुजुर्ग हो गए तो एक और रेट्रोस्पेक्टिव करने 10 साल बाद, अगर जिंदा रहे तो आएंगे। मगर ये मेरा काम एक सीरीज का है। पहला शो जब हमने किया था उसमें मेरी इंक ड्राइंग्स भी थी, वाटर कलर भी था, मतलब मिक्स वर्क था। जो फीडबैक मिला, लोगों ने कहा आपका ड्राइंग हैंड बहुत अच्छा, आप इंक ड्राइंग कीजिए। तो सेकंड शो जो मैंने किया वो सिर्फ इंक ड्राइंग के औरतों के ऊपर किया था। मेरा बहुत फिगरेटिव वर्क था। और धीरे धीरे मेरे काम से लैंडस्केप में जो भी, जैसे पेड़, पत्ती, फूल, औरत, आदमी, ये सब धीरे धीरे गायब होने लगे। इसके लिए मैंने कोई एफर्ट नहीं किया था। और जब ये चीज़ें धीरे धीरे गायब होने लगी तो 2000 तक आते आते श्रीधरनी में जब मेरा सोलो हुआ तो वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट की तरफ चला गया था। इनिशियली उसमें कुछ फॉर्म्स थे, कहीं पे कोई ज्योमेट्रिक फॉर्म्स आ रहे थे, धीरे धीरे वो भी गायब हो गए। तो हर आर्टिस्ट को ये पूछना चाहिए, मैं अपने आप से पूछती हूँ कि मैंने पेंटिंग क्यों किया या पेंटिंग को इतना सीरियसली क्यों लिया। तो मेरा लाइफ बहुत स्ट्रक्चर्ड था। मेरे पेरेंट्स एक अच्छे माता पिता की तरह चाहते थे कि मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छे काबिल किसी जॉब में रहूं, आत्मनिर्भर बनूं, कुछ अच्छा करूं जीवन में। तो एक स्ट्रक्चर्ड लाइफ था, बहुत डिसिप्लिन लाइफ था। उसके बाद नौकरी भी ऐसी मिली जिसमें शायद बहुत ही डिसिप्लिन में रहना होता है। और एक मेरा तो बहुत टेक्निकल सब्जेक्ट था इनकम टैक्स, जिसमें आपको टेक्निकली हर समय बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड रहना। रेवेन्यू में आपसे कोई एक छोटी गलती हो तो बहुत बड़ी गलती हो जाती है। तो मुझे लगा कि मैं आर्ट में वो तो करूँ जिसमें मेरी पूरी स्वतंत्रता हो। एब्स्ट्रैक्शन की तरफ मेरा झुकाव इसलिए चला गया कि मैं अपने आप को लिबरेट करना चाहती थी। मेरे लिए आर्ट मेरी स्वतंत्रता की खोज है और वो जारी ही रहेगी, मगर मैं उसको अपना लिबरेशन मानती हूँ। कोई भी पेंटिंग, कोई भी आर्टिस्ट, सभी आर्टिस्ट के लिए सवाल है जी। कि कोई भी पेंटिंग की शुरुआत जब आप करते हो तो आप कैसे तय कर लेती है कि मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो गई? पेंटिंग आपको डिक्टेट करती है, शुरू तो आप जरूर करते हैं। मैं तो ऐसे करती हूँ कि थोड़ा मेरा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड माइंड है, तो मैं मेडिटेटिव मूड में बैठ स्टूडियो में अकेले कई घंटे बैठने के बाद ही मैं काम शुरू करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इस स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस से नहीं सोचती हूँ। आपने मेरे पुराने काम नहीं देखे हैं कभी? नहीं, मेरा सवाल ये है कि आप शुरुआत तो आपने कर दी, लेकिन कब आप तय करते हैं, कैसे तय करते हो, उसका पैमाना क्या होता है कि हमारी पेंटिंग कंप्लीट हो चुकी है? पेंटिंग खुद बता देती है। अच्छा, मेरा मानना है कि आप शुरू तो करते हो, फिर पेंटिंग खुद डिक्टेट करती है कि हाँ भाई हो गया, खत्म। I'm saying is as a curator, having worked with a lot of artists, I think कभी कभी आर्टिस्ट को लगता है ठीक है मैंने कर लिया, खत्म किया, साइड पे रख दिया, पर बहुत आर्टिस्ट बाद में उस पर वापस भी जाते हैं, मैं भी जाती हूँ। दोबारा देखते हैं तो उनको लगता है अरे इसमें ये कर सकते थे, ये ठीक नहीं है, या मैं ये ऐड कर सकता हूँ। तो आई थिंक ये सब के लिए अलग है, and at times you feel really good. There are 1 or 2 artists recently working on a project, तो उनसे हम बात कर रहे थे, तो एक काम था हमको अच्छा लगा
कि नहीं ये मेरा काम अच्छा नहीं है, ये इस एग्जीबिशन में नहीं। तो अपने टाइम के हिसाब से कोई पुराना काम आपको कभी बहुत अच्छा लगता है, अरे ये मैंने ही किया था, और कभी लगता है इसमें तो जान ही नहीं है, मुझे दोबारा इसको करना पड़ेगा। एंड आई ऑल्सो नो ऑफ आर्टिस्ट जो पुराने काम को ट्रैश कर देते हैं बिकॉज दे डोंट वांट इट टू गो टू एनीवन, इतना वो नाखुश होते हैं अपने काम से। तो ये तो आई थिंक जैसे हम सब अलग अलग तरह के, हमारे पांच उंगलियां एक जैसी नहीं है, हम अलग अलग टाइम पे अलग अलग तरह सोचते हैं। तो ये उस मौके की, उस मूड की बात है। आपको कैसे लगता है कि आपका काम खत्म हुआ? आप अपना बताइए। इसके संबंध में एक बात मैं कहना चाहता हूँ। के.जी. सुब्रमण्यम हमारे टीचर रहे हैं, तो एक पेंटिंग उन्होंने बनाने के बाद उनके मन में आया कि एक पेंटिंग कंप्लीट हो गई। उनके यहाँ जो आया थी, वहाँ सुबह में आए मॉर्निंग चाय लेके, तो बोले कि दादा यहाँ पर ये आपने डाला ये भालू नहीं। तो दादा को लगा गुस्सा, बोला चलो तुमको समझ नहीं आएगा जाओ। लेकिन उसके जाने के बाद दादा बहुत सोचने लगे कि ऐसा बोली है एक लेमैन आकर के हमको, और उस चीज़ को सोचने के बाद उनको रियलाइज हुआ कि ना सही बोली है। तो ये लेमैन भी कभी कभी सटीक बात बोल देता है। तो मैं एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट हूँ, मुझे डर लगता है, मुझे लगता है नहीं अब नहीं करना चाहिए, तो रोक देते हैं, मुझे पैसा चाहिए होता है। जैसे मेरे साथ ये था कि मैं अपने लिए, ज़्यादातर मैं अपने लिए ही करती हूँ और करती थी हमेशा। और मैंने तो सोचा कि मैं एब्स्ट्रैक्ट, सबने कहा एब्स्ट्रैक्ट का काम कोई देखना भी नहीं चाहता है। मैंने कहा मैं किसी और के लिए कर ही नहीं रही हूँ, मैं तो अपने लिए कर रही हूँ, मैं अपने आप को लिबरेट कर रही हूँ। व्हाट इज आर्ट, व्हाई यू आर अ आर्टिस्ट? हर आर्टिस्ट को ये सवाल अपने से पूछना होगा, और सबका आंसर अलग अलग हो सकता है, एक जैसा नहीं होगा। मेरे लिए तो एब्स्ट्रैक्शन, मैं तो अपने काम पे फ्रेम भी नहीं लगाना चाहती हूँ कि उसका वो खुलापन आगे तक वो स्पेस रहे। तो जो आदमी स्पेस की खोज इससे भी, मेंटल स्पेस या फिजिकल स्पेस या साइलेंस का स्पेस अपने लिए खोज रहा है, उसके लिए फ्रेम, ये सब चीज़ें इररिलेवेंट लगती है। जब भी मैं कोई प्रोजेक्ट करती, जब मैं ये भी कर रही थी, मेरे मन में एक सेकंड के लिए भी ये नहीं आया कि मैं 200 मीटर का काम कर दूंगी तो इसका होगा क्या, रखेंगे क्या, कोई सवाल मेरे दिमाग में तब नहीं आया। मैंने कहा मेरे मन हुआ करने का, मैंने किया। तो ये एक अपनी चॉइस की भी बात होती है। और जब अगर हमें लगता है कि भाई मेरी रोजी रोटी यही है, मेरा घर कैसे चलेगा, मैं घर का किराया कहाँ से दूंगी, तो शायद उसके अलग कंपल्शंस हो सकते हैं। सबके अलग अलग। myself अंबर फ्रॉम प्रभात खबर। मैम मेरा सवाल संगीता मैम से है कि आपने मैम खादी कपड़े को चुना है और रंगों का इस्तेमाल जो किया है वो नील लेकर किया है। तो आपकी जितनी भी आर्ट पीसेज अभी मैंने देखी, कल भी देखी मैम, तो उसमें उसका जो बैकग्राउंड है वो नीला है, लेकिन उस पर जो आकृति बनी हुई है वो अलग अलग साफ दिख रही है। तो नील और जो ब्लैक कलर का इस्तेमाल किया गया है उसको कैसे मैम आपने ये किया? देखिए नील रंग जो है ना, पहले जो नील का पौधा होता है उसकी जो पतली पतली टहनी होती है ना, उससे वो रंग निकाला जाता है, फिर उसको सुखाया जाता है, वो पत्थर जैसा हो जाता है। जैसे हम लोग बचपन में वाटर कलर करते थे ना, टिकिया जैसा होता था, उसमें पानी लगा लगा के ब्रश से करते थे, उस तरह के वहाँ पे सैंपल्स रखे हुए हैं। मैंने नील का बीज भी रखा है, वो टिकिया भी रखा है, उसका पाउडर भी रखा है। लिक्विड इसलिए नहीं लेके आया क्योंकि लिक्विड बहुत जल्दी उड़ जाता है, वो इवेपोरेट कर जाता है। तो वो जो नील रंग होता है उसमें इतनी वेरिएशन है। आप अगर वो फिल्म देखेंगे जो मैंने रखा है, सबसे अच्छी तरीके से वो एक एक टेक्निक मैंने उसको 100% ट्रांसपेरेंट किया है कि मैंने कौन कौन से प्रोसेस किए। अगर 6 प्रोसेस किए हैं तो सारे 6 प्रोसेस वहाँ पे ईमानदारी के साथ मैंने बताया कि मैंने कैसे किया। उसमें जो नील रंग है, डाइप जो है, डाइप को आप ये मत समझिए रंग, ये जो रंगसाज है उसने रंग में डाला और निकाल दिया। अरे डाइप करना एक बहुत बड़ा आर्ट है। जब हम उस गांव में थे मेरे छक्के छूट गए, क्योंकि जिससे हम सीख रहे थे वो हमसे में डांटता था, अरे आप इतने देर डुबा रही हैं, यहाँ पे बबल आ गया, यहाँ पे इसको इतने जोर से आपने झटका लगाया है, तो रंग ऐसे थोड़ा होता है। तो मैंने वो सब सहा, मैंने कहा कि नहीं, तुम जैसे बताओगे हम वैसे ही करेंगे। तो अगर आप किसी कपड़े को, आप सैंपल में देखिएगा, रखा हुआ है वहाँ पर एक बॉक्स में ग्रेडेशन लाने के लिए एक ही कपड़े को आपने थोड़े लेयर से अंदर डाला, फिर उसके बाद अगर आप अगले वाले में थोड़ा डार्क लाना चाहते हो या बहुत डार्क लाना, मैंने एक पीस में उसको रात भर भी भिगा कर देखा। तो ये ग्रेडेशन है, और ये एक बड़ा कारीगर जो होता है वो आपको सिखाता है
और मैंने जिससे सीखा है, उनके कई जनरेशन्स में का ही काम होता था, तो अपने फादर के पास ले गया, बोले पहले इनका पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए मैडम, वो नेशनल अवार्ड मिला है कला के लिए। तो ये जितना देखने में आसान लगता है ना कि उठाया होगा रंग दिया होगा, ऐसा है नहीं। मेरे कई काम में आप देखेंगे ग्रेडेशन भी है, पर रंग वही नील है, उसकी कॉन्सेंट्रेट और टाइमिंग के ऊपर वो सारा खेल है उसका। और वो भी एक बहुत बड़ा इंटरेस्टिंग खेल है। आपने कैसे किया, कहाँ पे कपड़े को सिल बांध लिया, मुट्ठी में पकड़ लिया, ऐसे किया। इसको कहते हैं दाबू। दाबू जैसे हम लोग बचपन में आटे से लेई बनाते थे ना, पता नहीं कितने लोग गांव से हैं तो जानेंगे। मिट्टी में गेहूं को सड़ा के डाला जाता है और थोड़ी कुछ और मिट्टी गोबर इस तरह की चीजें मिलाई जाती है, तो वो लेई जैसा बन जाता है। और उसको क्या करते हैं, मान लीजिए मैं ये दिखा रही हूँ, ये एक ठप्पा है, अब इसके ऊपर लगा दिया, ठीक है, ब्रश से लगा दिया, वो लोग तो हाथ से करते हैं, और लगाकर इसको ऐसे लेकर उस कपड़े पर ऐसे 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 से करके वो प्रिंट होता है। और मैंने क्या किया है, जैसे ये आप देखेंगे कि वहाँ पे हमने ब्लॉक्स भी रखे हैं एक बॉक्स में, वो ब्लॉक्स उनके बनाए हुए हैं, वो एक उसका अलग कारीगर होता है जो काट काट कर इसके बीच में जो ग्रूव करके वो ब्लॉक बनाता है। अब उस ब्लॉक के ऊपर डाबू लगाया जाता है और फिर उसको प्रिंट किया जाता है। अगर आप मेरी फिल्म देखेंगे तो आप देखेंगे कि मैंने एक टेबल लिया है, बहुत लंबा टेबल है, उसको चारों तरफ से जो कपड़ा होता है खादी का उसको प्रिंट किया है। फिर वो जो डाबू है मैंने उसको ब्रश में लगाया, ब्रश में डाबू लिया और उसको एक लाइन खींच दी, मान लीजिए, उसको सुखाना पड़ता है, उसके ऊपर बुरादा डालना पड़ता है, फिर उसको धूप में सुखाया जाता है। उसके बाद अगर एक डिप आप डालिएगा और निकालिएगा तो वहां से वो चीज और वो व्हाइट हो जाएगा। और अगर आप सेकंड डिप में डालेंगे, मैंने ऐसा भी किया है कि पहले व्हाइट आ गया, अब मुझे लगा कि नहीं मैं इसके ऊपर एक और शेड और लेयर लाना चाहती हूँ, तो मैंने उसको दोबारा डाला तो वो व्हाइट तो डाइल्यूट हो जाएगा। फिर उसके ऊपर आप थर्ड लेयर लाना चाहते हो तो उन्होंने कहा कि एक ही बार करना काफी है। मैंने कहा नहीं, मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स करके देखना चाहती हूँ। मैं शिव भक्त ही हूँ। मेरे जो आध्यात्मिक गुरु ने जो मुझे मंत्र दिया वो शिव का ही मंत्र है। मेरे वो आध्यात्मिक गुरु कभी आर्टिस्ट ही थे। आपको एक मंत्र मिलता है जिसका आप जाप करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं था, मैं तो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक और बहुत अच्छा काम कर रही थी। तो उन्होंने मेरे से मेरा कैटलॉग देखा और कहा ठीक है, ये सब तुमने ठीक ही बनाया है, मगर तुम ये करोगी नहीं। कहा नहीं, मैं तो बहुत सीरियस आर्ट करना चाह रही हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है, मेरा मन लग रहा है। तो बोले तुम्हें दुनिया जो है एक दिन एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट की तरह ही जानेगी। मैंने कहा बाबा मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं उससे रिलेट भी नहीं, मैं छोटी थी, अर्ली 30s में थी। मैंने कहा कि मुझे एब्स्ट्रैक्ट कौन सिखाएगा? बोले आध्यात्म सिखाएगा। बोले जैसे, मैंने कहा एब्स्ट्रैक्ट क्या, अगर मैं इस पेड़ को देख रही हूँ तो इसके सारा फॉर्म मुझे दिख रहा है। तो बोले कि दो पत्तों के बीच का स्पेस देखो जरा, क्या वो नहीं है? वो है, तुम देख पाओ या ना देख पाओ, फिर भी तो वो स्पेस है। तो शिव जो है उस स्पेस में भी है। शिव का तो अगर बखान करने चले तो एक पूरा जीवन भी बीत जाएगा तो भी मैं नहीं कर पाऊंगी। मैं उनको अर्धनारी नटेश्वर की तरह देख रही हूँ। मुझे लगता है कि एक स्त्री होने के नाते हमें इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। हम नहीं चाहते आप हमें बड़ा सम्मान करें, हमें देवी समझे, कुछ भी मत समझिए। अपने बराबर बैठने का स्थान दीजिए, अपने बराबर अवसर दीजिए। जो शिव ने पार्वती को स्थान दिया है वो एक इक्वल लेवल का है। पार्वती उनके लिए न बहुत ऊंची है, न छोटी है, न कमतर है, न उच्चतर है, समकक्ष है, अर्धांगिनी है उनकी। और कौन सा ऐसा देव है हमारा जिसने अपनी स्त्री को आत्मसात कर लिया, अपना इतना बड़ा अंग बना लिया कि आप हमसे अलग हो ही नहीं। शोभना जी को मैं पिछले 25 साल से देख रही हूँ, जिस दिन दिल्ली में आए तब से देख रहे हैं, और ये एक तरीके से मेरे लिए रोल मॉडल की तरह रही है। देखिए ये मेरा भी सौभाग्य है कि आज एक यंग आर्टिस्ट जो कि नया नया दिल्ली में आया था, किसी को रोल मॉडल की तरह देख रहा था, आज उनके साथ यहाँ बैठने का मुझे स्थान प्राप्त हुआ है। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। मैं इनको हमेशा अपना रोल मॉडल इस तरह मानती रही कि मैंने सोचा एक ब्यूरोक्रेट होकर कई डायमेंशंस में कोई काम कर सकता है। जितनी अच्छी अफसर थी, नृत्य में भी एक कला पारंगत व्यक्ति जिसको पूरा देश सम्मान से देखता है। एक स्त्री क्या चाहती है?
ब्यूरोक्रेसी में मैं आज हूँ, रिटायर हो गई, कल हमारी कहानी खत्म, जो काम दिया गया कर दिया मैंने। तो अगर आप अपनी कोई जगह एक बनाना चाहते हैं तो आपको कला से ही जुड़ना होगा। तो मैं एक बात से कंक्लूड करूंगा, दो बहुत अच्छी प्रदर्शनी अभी लगी हुई है संग्रहालय में। तो प्रदर्शनी कैसे देखा जाए, पहले जब मैं इस म्यूजियम घूम रहा था दुनिया में, तो एक बार मैं मोमा में गया था, म्यूजियम ऑफ मॉडर्न आर्ट न्यूयॉर्क में। तो उसके एक सीनियर क्यूरेटर से मैंने कहा कि हम कितना टाइम लेके आए, तो वो बड़ा ये हो बोला कि मेरा म्यूजियम तुम 2 दिन में देखो, 1 महीने में देखो, लेकिन कम से कम कुछ भी देखना चाहते हो 3 घंटे लेके आओ। हम लोग जल्दी जल्दी देख लेंगे, हमको अब बात करनी है, वो कुछ सीखना है नया यहाँ क्या है। तो उसने कहा बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, वो 2 गैलरी में उन्होंने कहा कन्फाइन करिए और आप देखिए। तो कहा कि 3 घंटे लेके क्यों आओ, कि 1.5 घंटे में तो आप जैसे जो आपकी स्पीड है, जो आपको समझ में आ रही है, उस हिसाब से देख लीजिए। और जब आप देख लीजिएगा, मान लीजिए आपने 200 पेंटिंग या आर्ट वर्क देखा, तो आपको 20 उसमें अच्छा लगेगा। तो बोला कि दूसरा घंटा बाकी 180 को पास रुको भी मत, उस 20 के पास तुम 1 घंटा और जब अंत में 2 या 3 हो जाए तो उस पर जो तीसरा वाला घंटा है पूरा लगाओ। तो मैंने पहली बार सीखा कि कोई एग्जीबिशन देखना, आर्ट देखना, हम लोगों का क्या है कि हम लोग बहुत सटीक तरीके से देखते हैं। तो मैंने सीखा वहाँ पर कि कैसे देखी जाए। और उसमें देखो जो भी विद्वान लोग हैं, क्रिटिक लोग हैं, हम सब बताएंगे ज़्यादा, लेकिन हम तो अपनी आँख को मानते हैं। वो देखते देखते आँख वो पता चल जाता है कौन जगह आपको रोक रहा है, कहाँ रुकना, आपको वहाँ से हट नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी जगह पे रुके। तो मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ अंत में कि 2 प्रदर्शनी लगी है, इसमें समय लगा के एक दिन में 2 बार में देखिए, तब जाके शायद उसका जो बेस्ट चीज़ है वो दिखाई पड़ेगा। तो ये तो मैं एक देखने की बात कर रहा था। मैं तीनों सभी लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि एक साथ बिहार संग्रहालय के इस मंच पे देश की प्रसिद्ध हस्ती हैं, एक साथ हैं, और हम लोगों ने बहुत अच्छे विषय पे बातचीत की। ये लंबी होनी चाहिए थी, लेकिन सब चीज़ कंट्रोल में नहीं होता है। एक बार सभी तीनों प्रतिभागियों को मैं अपने बिहार संग्रहालय की ओर से और बिहार की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।